हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए, आज इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग है और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। सरफेस केमिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कन्वीनियंट स्टडी करने के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, देखिए फिजिकल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि वो दिखने में कैसा है। ठीक है, दिखने में कैसा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है। होमोजीनस का तो मतलब होता है जैसे ट्रू सॉल्यूशन है, हमने किसी जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर में मैंने टेबल सॉल्ट मतलब NaCl डिसॉल्व कर दिया तो मेरे को एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। वहीं अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि उसमें दो फेज हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनस इन नेचर। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखो वही लिखा है, हेट्रोजेनिटी। इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनस इन नेचर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ टू फेज, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अनदर इज डिस्पर्जन मीडियम। चलिए, सेकंड हम लोग बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी मतलब अगर हम लोग इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। The particles of dispersed phase cannot be seen by naked eyes, but they can be seen by the ultra microscope. चलिए, थर्ड पॉइंट है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी क्या है? देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रू सॉल्यूशन है और ट्रू सॉल्यूशन को मैं फिल्टर करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। और एनिमल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग जानते हैं, दैट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, वो एनिमल मेम्ब्रेन के जो पोर हैं उनमें से होकर पास हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास थ्रू नहीं होते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के साइज से बड़ा होता है। वहीं अगर मैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की बात करूं तो कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज है वो इतना भी बड़ा नहीं है। वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है वही तो कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज है, और वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से इजीली पास थ्रू हो सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? देखिए कि अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन के लिए अगर रख दें, हमने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया और उसको हमने रख दिया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि वो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें नीचे कुछ सेटल डाउन नहीं हुआ है। वहीं अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, जैसे हमने पानी में मिट्टी मिलाई तो जो मिट्टी है वो कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद वो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सस्पेंशन स्टेबल नहीं है। वहीं अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज छोटा है और वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। इस वजह से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है दे आर स्टेबल इन नेचर। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो अपनी कोलॉइडल नेचर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलॉइडल पार्टिकल की जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच की है। मान लीजिए किसी पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से क्वाइट लार्ज हैं, बड़े हैं, तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है और वो पार्टिकल ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो सकते हैं, बट
मोस्ट ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कलर की बात करूं तो आप लोग जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वो कलर होता है जिस कलर की लाइट को या जिस वेवलेंथ को वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेड रोज है, तो वो रेड रोज रेड क्यों दिखाई दिया? बिकॉज जो वाइट लाइट है, जो सनलाइट है, उसमें से रेड कलर की लाइट को इस रोज ने रिफ्लेक्ट कर दिया है, ट्रांसमिट कर दिया है, और बाकी के 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरे को ब्लू दिखाई दे रहा है, तो केवल ब्लू कलर की लाइट को उस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट किया है और बाकी के 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम लोग आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के कलर के ऊपर। तो देखिए कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक है। मान लीजिए मेरे पास लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स और स्मॉलर कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। तो जो लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो क्या करेगा? वो लार्ज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और शॉर्टर वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर देगा। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास सिल्वर का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो जो सिल्वर पार्टिकल का साइज आता है वो 150 नैनोमीटर के आसपास आता है। तो क्या होगा? 150 नैनोमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शॉर्टर वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर देते हैं। दोबारा से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कोलॉइडल पार्टिकल्स है जिसका साइज बड़ा है, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और शॉर्टर वेवलेंथ को जाने देगा। जैसे 150 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज अगर मेरे पास है तो ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लू कलर की लाइट को या वॉयलेट कलर की लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। तो सिल्वर का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको ब्लू दिखाई देता है। ठीक, आई होप अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आप लोग स्किप कर सकते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। ठीक है, वैसे बहुत आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। फिर आते हैं हम लोग, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने हेट्रोजेनिटी, विजिबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी, स्टेबिलिटी और कलर को डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बी प्रॉपर्टी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाम से आपको पता चल गया होगा, हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आप लोग जानते हैं, आंख बंद करिए, उसको रिवाइज करिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता रहता है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। हम लोगों ने जो चैप्टर 2 पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी में, चैप्टर 2 सॉल्यूशन है, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशंस की। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो बिटवीन द कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? आप लोग जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर की रेंज में, और कॉलॉइडल पार्टिकल का जो साइज रेंज है वो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं कि ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटा है और कॉलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बड़ा है। और हम एक चीज जानते हैं कि जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम क्लियर कट आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप लोग 1 किलो चीनी खरीदने गए, 1 किलो चीनी खरीदने गए, तो चीनी जानते हैं हम लोग, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चीनी में भी, ठीक है। और 1 किलो बतासे खरीदने गए, तो आप लोग मुझे बताइए 1 किलो चीनी के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे या 1 किलो जो बतासे हमने लिए हैं उनमें बतासे की संख्या ज़्यादा होगी?
आप लोग क्लियर कट अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलो जो चीनी है उसमें जो क्रिस्टल्स हैं, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उनका पार्टिकल साइज कैसा है, छोटा है, और कॉलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। अगर मेरे पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है किसी ट्रू सॉल्यूशन का, फिक्स्ड वॉल्यूम, मान लीजिए 1 लीटर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन और 1 लीटर ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, तो 1 लीटर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। 1 लीटर ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से, चीनी और बतासे के एग्जाम्पल से आप लोग ट्रू सॉल्यूशन और कॉलॉइडल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं सी प्रॉपर्टी, दैट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, या इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्हीं के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बनती है 1 मार्कर क्वेश्चंस में, आप लोग अच्छे से लिखेंगे इसको। द कंटिन्यूअस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। क्या समझ में आया आप लोगों के? आपके पास एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज मान लीजिए ये है, ठीक है, हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स दिखाई दे जाएंगे। अब ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, प्लस डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स भी डिस्पर्स्ड फेज के साथ टकराते हैं। दोबारा से समझिए, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स भी आपस में टकराएंगे, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स भी डिस्पर्स्ड फेज के साथ कोलिजन शो करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे, और कंटिन्यूअस मोशन कैसी रहेगी, रैंडम रहेगी। इसीलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, जिग जैग, और ये मोशन कंटिन्यूअस भी रहेगी। द रैंडम कंटिन्यूअस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अब एक चीज समझिए आप लोग, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उसमें ब्राउनियन मोशन उतनी ज़्यादा होगी। जिसमें ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करेगा तो ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। तो एक सीधी सी बात निकल कर आ गई कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, और अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, तो इसके कॉज का एक कारण आएगा आगे चल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। एक कारण अभी बता देता हूं। एक कारण क्या है कि देयर इज कोलिजन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स, एंड दिस कोलिजन इज नॉट बैलेंसिंग द फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि इस वाले पार्टिकल्स पे मान लीजिए 4 तरफ से कोलिजन हो रहा है, इस वाले पे 5 तरफ से हो रहा है, इस पे 3 तरफ से हो रहा है, इस पे 6 तरफ से हो रहा है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल जो है हर डायरेक्शन में कोलिजन शो कर रहा हो। कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई 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 सीधे सीधे जा रहा है। तो हमको क्या पता चल गया, द रैंडम कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ colloidal particles in dispersion medium is called Brownian movement. I think आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डी प्रॉपर्टी, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल वर्ड जहां भी मिल जाए आपको समझ लीजिए वो लाइट से रिलेटेड है। जैसे आप लोग 12th क्लास में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है, तो जहां भी ऑप्टिक वर्ड है, जैसे आप लोग बाजार में भी देखते होंगे कि ऑप्टिकल्स, मतलब जो चश्मे की दुकानें होती हैं उस पर ऑप्टिकल्स लिखा रहता है, जैसे शर्मा ऑप्टिकल्स, वर्मा ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू लाइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किसने किया, एक साइंटिस्ट थे टिंडल। तो हम इस प्रॉपर्टी को टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है उसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और मैंने उसमें लिया है कॉलॉइडल सॉल्यूशन,
और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये कांच का कंटेनर है, मैंने ऐसे टॉर्च लगा दी। टॉर्च लगाने से क्या हुआ कि जो टॉर्च की जो लाइट है वो यहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहुँचते ही स्कैटर्ड हो गई है। स्कैटर्ड का मतलब क्या है, वो बिखर गई है अलग अलग डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ से डेफिनेशन क्या बना रहे हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में से जब हम लोग लाइट बीम को पास करते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड का मतलब बिखरना, बिखर जाती है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वहीं आप लोग अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन ले लेंगे तो वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब क्या है, देखिए कि जो कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज है, कोलॉइडल पार्टिकल का साइज है थोड़ा सा बड़ा है, ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा है। इसीलिए जो लाइट में अलग अलग कंपोनेंट हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई सन से जो लाइट आने वाली है वो उसको बोलेंगे हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत सी सनलाइट है, बहुत सी वेवलेंथ की लाइट है उसमें। तो ये पार्टिकल्स का साइज के करस्पॉन्डिंग जो वेव्स होती हैं वो उससे टकराएंगी और वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और उनके कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। या सीधा सा समझिए कि सन से जो लाइट आती है वो, देखो सन और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी जहाँ पर है वहाँ एटमॉस्फेयर है उसके चारों ओर, लेकिन सन जहाँ पर है वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सन की लाइट जो पृथ्वी तक आ रही है, अर्थ तक आ रही है, तो बीच का देखो अर्थ, एटमॉस्फेयर, बीच में है वैक्यूम और फिर है सन। तो सन से आने वाली जो लाइट है वो वैक्यूम में किसी भी कलर की नहीं है, वहां पर हमको ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देता है क्योंकि वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं है लाइट की स्कैटरिंग करने के लिए। जैसे ही ये लाइट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें डस्ट है, जिसमें क्लाउड्स हैं, जिसमें वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। तो इनसे टकराती है लाइट और लाइट की होती है स्कैटरिंग। और हम लोग जानते हैं लाइट के किस कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ब्लू कलर की। इसीलिए हमको जो आसमान है वो स्काई है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक, सिंपल से डेफिनेशन आएगी आप लोगों से। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्या है ये, इसको समझिए। देखिए हमारे पास है कोलॉइडल सॉल्यूशन, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की है। कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के दो डिफरेंट मेथड थे, एक था डिस्पर्जन मेथड और एक था कंडेंसेशन मेथड। हम लोग किसी भी मेथड से कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाएं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, एकदम ध्यान से सुनिए। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, मतलब कैसे भी बनाए हम लोग किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को, किसी भी मेथड से बनाइए तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि होल ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब होल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स कंटेन आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए मेरे पास कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उन सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा और डिस्पर्जन मीडियम पर जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो एज अ होल कोलॉइडल सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज है, न्यूट्रल। कोलॉइडल सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज है, न्यूट्रल, जीरो चार्ज है। डिस्पर्स्ड फेज पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, जस्ट अपोजिट। अगर पार्टिकल्स पर पॉजिटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम पर नेगेटिव, अगर पार्टिकल्स पर नेगेटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम पर पॉजिटिव होगा, ताकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो एज अ होल कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, जीरो चार्ज आएगा। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करेंगे, बिकॉज द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स या वी कैन से द कोलॉइडल पार्टिकल्स कंटेन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चलिए इस बेसिस पर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जहां पर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जहां पर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूं आपको
कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में सॉल बोल सकते हैं, सिंपल SOL सॉल। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल, इसको नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो प्रिपरेशन पढ़ी थी पेप्टाइजेशन के थ्रू, हम लोग FeCl3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर Fe+3 आयन का एडजॉर्प्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों ने FeCl3 + H2O, तो ये बन गया FeOH का होल थ्राइस, और इस FeOH के होल थ्राइस के ऊपर Fe+3 का एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। वहीं पर अगर मैं एग्जांपल ले लूं कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड, दीज कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल टेक प्लेस। कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज आता कैसे है उसको समझिए। तो उसके लिए एक थ्योरी है दैट इज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए इस थ्योरी को मैं यहां पर समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से समझना। ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन, ये रीजन है कि पार्टिकल्स पर चार्ज आता कैसे है उसको समझिए आप लोग। मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूं AgI कोलॉइडल सॉल्यूशन, AgI सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन मैं बनाना चाहता हूं। अब इसको बनाने के तरीके समझिए। पहला है कि AgNO3 इज डिजॉल्व्ड इन पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका मतलब AgNO3 क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और Ki क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो देखो AgNO3 + Ki क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सिल्वर आयोडाइड। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग कि सिल्वर आयोडाइड में 2 आयन हैं, सिल्वर और आयोडाइड। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडाइड आयन है इट इज कॉमन बिटवीन द डिस्पर्जन मीडियम एंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स। आप लोग समझ रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडाइड आयन है वो आयोडाइड आयन, और सिल्वर आयोडाइड का जो आयोडाइड आयन है वो एक दूसरे में क्या है, कॉमन। तो यहाँ पर सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन हो जाएगा आयोडाइड आयन का, इस तरह से आयोडाइड आयन का ये सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो आयोडाइड आयन की जो लेयर बनी है, दिस लेयर इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर। और ये कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज कैसा माना जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो ये किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्या होगा, आयोडाइड आयन तो यहाँ आ गया, तो जो बचा हुआ पोटेशियम आयन है वो इसके ऊपर एक सेकेंडरी लेयर बना देगा, कुछ इस तरह से। उसको बोलेंगे हम लोग मोबाइल लेयर। क्या बोलेंगे उसको, मोबाइल लेयर, या इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूज लेयर। अच्छा, कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज किससे डिसाइड होता है, जो फिक्स्ड लेयर है, और इसके ऊपर जो करस्पॉन्डिंग इसकी मोबाइल लेयर बनी है उस पर जस्ट अपोजिट चार्ज होगा। देखो आयोडाइड आयन I-, जो बचा हुआ पोटेशियम आयन था वो इसके ऊपर आ गया। लेकिन याद रखना, कोलॉइडल पार्टिकल का जो चार्ज है वो किससे डिसाइड होता है, फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज से। अच्छा, एक चीज समझिए, अब ये है नेगेटिवली चार्ज्ड लेयर, ये है पॉजिटिवली चार्ज लेयर। तो दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, याद रखना 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या मिलता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल EKP और जीटा पोटेंशियल।
फिक्स्ड लेयर, मोबाइल लेयर, ये दोनों टर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने कैसा बना लिया, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैं ऐसा कर लूँ, पोटेशियम आयोडाइड को तो बना दूँ डिस्पर्स्ड फेस और सिल्वर नाइट्रेट को बना दूँ डिस्पर्जन मीडियम, तो देखो तब भी क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए, AgI और AgNO3 में कॉमन कौन है, Ag+, तो फिक्स्ड लेयर किसकी बनेगी, Ag+ की, तो ये बन जाएगा फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज में क्या आएगा, Ag+, तो ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट, मैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं। आप लोग कोई भी रिफ्रेशर फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो करें, लेकिन आप लोगों को जो सिलेबस कवर करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है, केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी है। अगर कोई भी पॉइंट में एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो मैं वो ऑलरेडी उसमें ऐड कर देता हूँ। आप लोगों को नोट्स यहीं से पढ़ने हैं और क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए नाम ही आ रहा है इलेक्ट्रो, तो समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। अब समझिए इसको, हम लोगों को ये पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स पर, मैं बात कर रहा हूँ डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स। एज अ होल कोलॉइडल सॉल्यूशन पे तो जीरो चार्ज है। अगर डिस्पर्स्ड फेस पे पॉजिटिव है तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन या दिस कोलॉइडल पार्टिकल इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अगर डिस्पर्स्ड फेस पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं बोलूँगा कि कोलॉइडल पार्टिकल इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ। फोरेसिस को समझते हैं, एक हमारे पास सेटअप है, इस तरह की यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, और यहाँ पर ये लगा दिए हमने इलेक्ट्रोड्स। मान लीजिए दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, और मैंने इसमें भर दिया है मान लीजिए कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन, और डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेफिनेशन देख लीजिए, the movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode under the influence of electric field is known as electrophoresis। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है हमारे पास, दैट इज कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये रहा मेरे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है, बिकॉज दे आर शोइंग ब्राउनियन मूवमेंट। क्यों कर रहे हैं ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। चलिए, और पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी तो है। पार्टिकल मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, टकराएंगे। जैसे ये इससे दूर भागा, यहाँ से दूर भागा, तो कोई और पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होगा, उससे टकरा जाएगा। ये इससे दूर भागेगा, यहाँ कोई प्रेजेंट होगा, उससे टकरा जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होना है, यहाँ पर हॉच पॉच की कंडीशन रहेगी हमेशा। कहाँ पर, कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स पर सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, इस वजह से ये आपस में कोलिजन करते रहेंगे। चलिए, कोएगुलेशन का मतलब क्या है कि अगर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाए, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाए, जैसे सस्पेंशन में होता है, जो डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब सस्पेंशन में पानी में हमने जैसे मिट्टी मिला दी, तो हम लोग देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम दिस सैंड जस्ट गेट प्रेसिपिटेटेड, जस्ट गेट सेटल डाउन। क्यों हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्वाइट बड़ा है और उसके ऊपर वो ग्रेविटी फोर्स काम करती है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है।
तो उसी को हमने यहाँ कोएगुलेशन बोला है या फ्लॉक्यूलेशन बोला है या प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन समझिए, द फिनोमेना इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस वाले पॉइंट को समझिए। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए मेरे पास ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन, और हम लोग जानते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं फेरिक क्लोराइड। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट कि FeCl3 की कम मात्रा तो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए ज़रूरी है। हमने देखा था पेप्टाइजेशन प्रोसेस जब हम लोग कर रहे थे, FeCl3 को वाटर में डिसॉल्व किया था और FeCl3 उसमें मिलाया था, तब जाके वो FeOH का होल थ्राइस मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको मिला था। लेकिन अगर मैं FeCl3 की क्वांटिटी ज़्यादा मिला देता हूँ, तब क्या होगा कि इसका जो क्लोराइड आयन है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये पार्टिकल जस्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कोएगुलेशन का मतलब, डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। अब एक पॉइंट और समझिए, यहां से एक पॉइंट बनता है कोएगुलेशन वैल्यू। क्या बनता है, कोएगुलेशन वैल्यू। अब ये कोएगुलेशन वैल्यू क्या है उसको समझिए। देखिए, कोएगुलेशन का मतलब समझ गए, प्रेसिपिटेशन कौन करा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन लेते हैं मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर। कोएगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन क्या निकलेगी, देखो, द अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिलीमोल पर लीटर इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन। डेफिनेशन पे ध्यान देना, coagulation value may be defined as the amount of an electrolyte required in millimole per liter in order to precipitate the colloidal solution। दोबारा से पढ़िए, कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन है एक तरह से, कितनी कंसंट्रेशन हमको चाहिए ताकि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन कर सकें। अब यहाँ से एक पॉइंट और समझिए, हम लोग पढ़ते हैं कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन पावर, इसको समझिए। यह है कोएगुलेशन वैल्यू, यह है कोएगुलेशन पावर। कोई इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, मान लीजिए ये 5 मिलीमोल पर लीटर है, 5 मिलीमोल पर लीटर किसी इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है मुझको कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। ठीक है, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, उसके मुझे 10 मिलीमोल्स चाहिए। उसके कितने चाहिए, 10 मिलीमोल्स। तो आप लोग मुझे बताइए कोएगुलेशन वैल्यू ज़्यादा किसकी है, कोएगुलेशन वैल्यू ज़्यादा है जिस इलेक्ट्रोलाइट की मुझे 10 मिलीमोल पर लीटर चाहिए। तो इन कंपैरिजन टू 5 मिलीमोल कोएगुलेशन वैल्यू ज़्यादा किसकी है, 10 मिलीमोल पर लीटर। तो जिसकी वैल्यू, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, तो उसकी पावर क्या होगी, कम। तो कोएगुलेशन पावर को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, कोएगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोएगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा से वॉच करिए। ठीक, यहाँ पर आपको एक रूल दिखाई दे रहा है, हार्डे-सुलजे रूल। ये हार्डे-सुलजे रूल क्या है, अब इसको समझिए, मैं यहाँ समझाता हूँ। व्हाट इज हार्डे-सुलजे रूल, हार्डे-सुलजे रूल। ठीक है, ये रूल क्या है उसको समझिए। ये कोएगुलेशन पावर से ही रिलेटेड रूल है। ये रूल क्या कहता है, देखिए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट में 2 आयंस होंगे, कैटाइन और एनाइन, उनकी वैलेंसी होगी। ऐसे समझिए, मेरे पास ये है कैटाइन और ये है एनाइन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटाइन और एनाइन।
कैटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एनायन के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, सीधी सी बात है। तो इनके आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, उस चार्ज को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और ये वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। देखो मेरे पास है NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl के ऊपर Cl के ऊपर कितना आ रहा है? Cl माइनस, एक नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं इस NaCl को यहाँ पर यूज़ करूँ फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए एक Fe के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +3, और एक Cl के ऊपर कितना आ रहा है? -1। तो मुझे 3 क्लोराइड आयन चाहिएंगे इसके एक कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिएगी। वहीं अगर मैं मान लो यहाँ पे ले लूँ सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, तो हम लोग जानते हैं PO4 के ऊपर कितना है? -3 चार्ज। तो ये केवल PO4 एक जो एनायन है वो एक यहाँ पर फेरिक आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। आई थिंक बात आपके समझ में आ रही होगी। मान लीजिए कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो +3 है, और मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसके ऊपर जो एनायन प्रेजेंट है उसके ऊपर -1 है, तो मुझे -1 वाला कितना चाहिएगा? 3 चाहिएंगे, तब वो एक को जाके न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके एक ही एनायन के ऊपर 3 है, इसका मतलब वो एक ही इस एक को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सीधी सी बात क्या समझ में आई कि कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the valency of ion। वैलेंसी ऑफ आयन जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन पावर भी उतनी ज़्यादा होगी। अब मैं एक यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं बात करूँ फॉर कैटायन, तो देखो Fe+3 की ज़्यादा होगी, देन Mg+2, देन K+ या Na+। तो कैटायन के लिए भाई देखो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। सेम चीज़ अगर मैं एनायन पर आ जाऊँ, एनायन पर, तो एक एनायन होता है हेक्सासाइनोफेरिक, ठीक है, इसके ऊपर -4 चार्ज है, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। देन PO4 -3, देन SO4 -2। आप लोग देख रहे हैं कैटायन की वैलेंसी कम होती जा रही है, कोएगुलेशन पावर कम होती जा रही है। एनायन की वैलेंसी कम होती जा रही है, कोएगुलेशन पावर कम होती जा रही है। अच्छा, ये था हार्डे-सुल्जे का रूल। क्या था कि कोएगुलेशन पावर, ये CP का मतलब कोएगुलेशन पावर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मत समझ लेना इसको। कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आयन प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मॉडिफिकेशन पूछा जाता है। व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? NCERT में क्वेश्चन है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ हार्डे-सुल्जे रूल, मॉडिफिकेशन ऑफ हार्डे-सुल्जे रूल कैसे कर सकते हैं? देखो आप लोग एक चीज जानते हैं, हार्डे-सुल्जे रूल ये कहता है कि कैटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी, एनायन के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ आप लोग समझते हैं, कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस कैटायन का साइज उतना ही छोटा होगा, और एनायन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। इसका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन क्या कर देता हूँ, देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज मतलब कैटायन का साइज जितना छोटा होगा। कैटायन का साइज छोटा क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। एंड लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन द ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, तो आप लोग इनके नोट्स बड़े अच्छे से बनाइए, ठीक है। मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, देखिए मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, इसको समझिए। मतलब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया है उसको हमें डिस्टेबलाइज करना है।
वहाँ पर हमको सेटल डाउन करना है, प्रेसिपिटेट बनाना है। तो इसका एक तरीका तो मैंने आपको समझा दिया, दैट वाज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि बॉइलिंग। हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को बॉईल कर दें, तो बॉईल करने से क्या होगा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में जो दो लेयर बन रही थी, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे ये AgI है, ठीक है, इसके ऊपर पहले बनती है फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज और फिर बनती है एक डिफ्यूज लेयर ऑफ चार्ज। देखिए इन लेयर को मिला, देखो बाहर वाली तो है मोबाइल लेयर और अंदर वाली है फिक्स्ड लेयर। इन दोनों लेयर को मिला के बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ लेयर। क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ लेयर, ठीक है। तो ये जो हेल्महोल्ट्ज़ लेयर है, जब हम बॉईल कर देंगे तो ये दोनों लेयर रप्चर हो जाती हैं, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कोलॉइडल पार्टिकल पास आ जाएंगे, आपस में एग्रीगेशन करेंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और तीसरा तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कोएगुलेशन करा सकते हैं। भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी तो यही हो रहा है कि हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया हमने, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कोएगुलेशन का ही एक एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते ही हैं आप लोग 10th क्लास में। तो वो डेल्टा क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर आ रही है और रिवर में आ रही है डस्ट, है ना, रिवर में है डस्ट है, सीवेज मटेरियल है ना, और बहुत सारी क्ले है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है। तो ये सब होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो रिवर वाटर है। और जैसे ही ये ओशियन के वाटर से मिलती है, मान लीजिए ये ओशियन है और ओशियन का वाटर कैसा है? ओशियन का वाटर कैसा है? सॉल्टी। क्यों है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है? इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कर देता है। तो यहाँ पर ये सारी गाद, मिट्टी, ये सब के सब यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है? एक डेल्टा बन जाता है। तो दिस डेल्टा फॉर्मेशन इज ऑल्सो ड्यू टू द कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग, अगला टॉपिक है मेरे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमने कर दिया है डिस्टेबलाइजेशन और यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे करेंगे अभी समझते हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियो में बीच बीच में कट आते हैं, तो कट इसीलिए आते हैं, मैं आपको बता दूं कि इतनी गर्मी है कि मुझे बार बार अपना चेहरा जो है वो टॉवल से पोंछना पड़ता है। और मैं कट इसीलिए लगा देता हूं कि ताकि बार बार आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो कि बार बार मैं तौलिए से पोंछूं और आप लोग बैठ के वहाँ पर देख रहे हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो को वहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। मैंने आप लोगों को लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बताया था। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ लायोफिलिक सोल, और एक दूसरे बताए थे मैंने लायोफोबिक सोल। अब आप लोग ये जानते ही हैं कि लायोफिलिक इज क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल हैं तो इनको तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे हैं? ये अनस्टेबल हैं। तो मुझे लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने की आवश्यकता है, बिकॉज दे आर अनस्टेबल इन देयर नेचर। ये अपनी नेचर में ही, इनका नेचर ही कैसा है कि ये अनस्टेबल है। तो मुझे लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करना है। कैसे कर सकता हूँ? विद द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। हम लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे किसमें? लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल क्यों है उसको समझ लीजिए कि लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल, जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, और जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हम लोग जब इसमें लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला देते हैं तो ये लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है और दूसरे पार्टिकल्स को इसके साथ में एग्रीगेट होने नहीं देता है, इसके पार्टिकल का साइज बढ़ने नहीं देता है, फिर ये नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। इस तरह से लायोफिलिक सोल इज यूज टू स्टेबलाइज द लायोफोबिक सोल। जैसे लायोफोबिक के मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको, मेटेलिक सोल। मेटेलिक सोल जैसे गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो अगर हम लोग इसमें गम मिला दें, जिलेटिन मिला दें, गम जिलेटिन है ना, अरेबिक मिला दें, तो ये सब के सब लायोफिलिक हैं। इनको मिला दें इसके साथ में तो ये स्टेबल हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक सोल। चलिए अब यहीं पर प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट टर्म इज गोल्ड नंबर। दिस इज गोल्ड नंबर। देखिए डेफिनेशन आपको इसकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी, मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ कि व्हाट इज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है सिगमोंडी। क्या नाम है? सिगमोंडी। याद रख लेना, कभी बनता तो नहीं है क्वेश्चन इस पर। सिगमोंडी क्या बताया उन्होंने उसको समझिए। देखो मेरे पास है एक रेड कलर का गोल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, रेड कलर का, रेड गोल्ड सॉल, ठीक है। ये कैसा है? लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मतलब अनस्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसकी अनस्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, अच्छा इसकी क्वांटिटी थी 10 ml। हम लोग डेफिनेशन बनाने के लिए कुछ कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं पहले, तो हमने क्या लिया है 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल जिसका कलर कैसा है? रेड कलर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें मिला दिया 1 ml ऑफ 10% NaCl। मैंने क्या मिला दिया इसमें? 1 ml ऑफ 10। ये आपको याद रखना है सेम ऐसा ही, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन ली है। मेरे पास 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, मैंने 1 ml ऑफ 10% NaCl मिलाया। क्यों मिलाया? ताकि इसका कोएगुलेशन हो सके। और इसके कोएगुलेशन को रोकने के लिए मैंने क्या मिला दिया इसमें? मैंने मिला दिया लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल मैंने इसमें मिला दिया। ये कैसा सॉल है? ये प्रोटेक्टिव सॉल है। अब दोबारा से अब डेफिनेशन को समझिए। देखो रेड गोल्ड सॉल्यूशन कितना लिया मैंने? 10 ml। मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है कितना? 1 ml ऑफ 10% NaCl। अब इसका कोएगुलेशन होगा, इसके कोएगुलेशन को रोकने के लिए मैंने लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलाया है। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन का मैंने जितने मिलीग्राम्स लिए हैं, याद रखना दिस इज मिलीग्राम। और इससे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था कोएगुलेशन वैल्यू, उसमें मिलीमोल्स लिया था। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? मिलीग्राम। तो डेफिनेशन बनती है, याद रखना। तो मिलीग्राम में लिया है क्या? प्रोटेक्टिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या बनाएंगे, या आप लोगों से ये पूछा जाएगा व्हाट डज गोल्ड नंबर रिप्रेजेंट। तो गोल्ड नंबर रिप्रेजेंट द मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अब इसकी डेफिनेशन समझिए, आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये गोल्ड नंबर की। देखिए द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सॉल रिक्वायर्ड to prevent the coagulation of 10 ml of red gold sol with addition of 1 ml of 10% NaCl। आप लोगों को अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही हो तो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार और ट्राई करता हूँ, डेफिनेशन आपके समझ में आएगी। देखिए गोल्ड नंबर may be defined as the number of milligrams of protective colloids required to prevent the coagulation of 10 ml of gold sol with addition of या on addition of 1 ml of 10% NaCl electrolyte। ठीक है, धीरे धीरे इसको वीडियो को स्पीड कर देना और फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेना। तो ये मैंने कवर किया प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन और गोल्ड नंबर पर। आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी में पूरी एप्लीकेशन दे रखी है, उसमें एक एप्लीकेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दैट इज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या है उसको समझिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये जो क्लाउड्स हैं दे आर कोलॉइडल इन नेचर। कैसे हैं
क्योंकि एयर में जो डस्ट है, एयर में जो वाटर वेपर है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो वाटर वेपर है, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है। तब ये चार्ज प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से नीचे से कोई एक बहुत ही बड़ा एक एरोप्लेन लेकर जाऊँ और उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भर लूँ और एक पर्टिकुलर एरिया के बादल के ऊपर उसको स्प्रे कर दूँ, तो जो बादल बेसिकली क्या है, डस्ट है और वाटर वेपर है। इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और मैंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे इसके ऊपर कर दिया, तो सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जो वाटर वेपर थी वो आपस में एग्रीगेट करेंगी, तो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे और वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल रेन जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की ही एप्लीकेशन का पार्ट है। बाकी की एप्लीकेशन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, लेदर टैनिंग। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनती है, एप्लीकेशन है इसमें, दैट इज स्मोक स्क्रीन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उरी मूवी में एक सीन था कि जिसमें वो धुआं करके अपनी जो पलटन है उसको पार कराता है, या मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई मिलिट्री है, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती है लेकिन सामने से फायरिंग हो रही है, तो क्या करेंगे कि स्मोक स्क्रीन बना देते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को एयर में जब बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और धुएं से एक शील्ड बन जाती है, और वो धुआं क्या है, धुआं हमेशा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जैसे फॉग है, सर्दियों में फॉग बन जाता है, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्मोक स्क्रीन और आर्टिफिशियल रेन आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, दैट इज इमल्शन। इमल्शन, इमल्शन क्या है इसको समझिए। देखिए, इमल्शन एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, द स्पेशल टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन in which both dispersed phase and dispersion medium are in liquid form। मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड फॉर्म में होगा और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड फॉर्म में होगी। और ये इमल्शन है टू टाइप के। देखिए, एक है ऑयल इन वाटर और दूसरा है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, मैं इसको लिख देता हूँ O/W और इसको लिखता हूँ W/O। ठीक है, दो प्रकार के इमल्शन हैं। ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल तो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर डिस्पर्जन मीडियम है। यहाँ पर वाटर डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है। सिंपल ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है और यहाँ पर ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसके एग्जाम्पल, बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है मिल्क, मतलब मिल्क में वाटर कंपोनेंट ज़्यादा है और जो ऑयल कंपोनेंट है वो कम है। वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल लूँ तो बटर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है वैनिशिंग क्रीम। जो क्रिकेट प्लेयर धूप में लगा लेते हैं ना, यहाँ पे वाइट क्रीम लगा लेते हैं, वो है वैनिशिंग क्रीम। वो क्या करेगी, देखो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करती है, वैनिशिंग क्रीम। और वाटर इन ऑयल, ये है विंटर क्रीम। भाई विंटर क्रीम में हमको क्या चाहिए, ऑयल की लेयर चाहिए, ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। तो वैनिशिंग क्रीम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर एंड विंटर क्रीम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल। अच्छा, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ऑयल इन वाटर है ये या वाटर इन ऑयल है? सीधा सा फंडा है। मान लीजिए मेरे पास ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, ठीक है, तो मैं इसको डाइल्यूट कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। मैं इसमें वाटर ऐड करूँगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वाटर डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर ही मैं इसमें मिलाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पर अगर वाटर इन ऑयल होगा और मैं इसमें वाटर ऐड करूँगा तो वाटर और ऑयल यहाँ पे सेपरेट लेयर बना लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन टेस्ट वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश द गिवन इमल्सन इज ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे इमल्सीफायर की। इमल्सीफायर या इसको बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट मतलब जो इमल्शन बनाने में हेल्प करता है उसको इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। ऐसे समझिए कि मेरे पास है, मान लीजिए ये एक डिस्पर्जन मीडियम है और ये वाटर है और मुझे इसमें ऐड करना है ऑयल। हम लोग जानते हैं ऑयल और वाटर एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। ऑयल अलग लेयर बना लेगा और वाटर अलग लेयर बना लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एजेंट मिलाया जाएगा। एक सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, हम लोग यहाँ पे सोप मिला देते हैं, सोप। अब होता क्या है
कि सोप की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसमें दो कंपोनेंट हैं, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। तो जो नॉन पोलर टेल है वो जुड़ जाती है ऑयल ड्रॉपलेट से, इस तरह से। जो नॉन पोलर टेल है वो ऐसे जुड़ जाती है, और इसका जो पोलर हेड है वो वाटर में मिल जाता है। तो ये सोप जो है यहाँ पे इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करता है। अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ आपको याद होगा कि जैसे ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, ये ड्यूडेनम है, और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है इंटेस्टाइन, कुछ इस तरह से। और आप लोग जानते हैं कि हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है यहाँ से फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन फैट का डाइजेशन होने से पहले फैट का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। और वो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करते हैं, वो करते हैं बाइल सॉल्ट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो फैट का डाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, फैट का इमल्सिफिकेशन, वो कौन करते हैं, बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमल्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था पूरा टॉपिक इमल्शन के बारे में। ये था हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही होती तो हम लोग ये 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते। लॉकडाउन होते हुए भी हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर हमने अपनी ये सिलेबस कंप्लीट किया है। और अगर आप लोग ने मुझको मोटिवेट किया तो हम लोग आगे की क्लासेस भी एज सच रेगुलर बेसिस पे हम लोग चलाते रहेंगे। देखिए, टीचिंग एक कोई प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग इज़ जस्ट लाइक ए सर्विस। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इन क्लासेस से अगर एक भी स्टूडेंट को बेनिफिट हो तो मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक, तो आप लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों के क्या सजेशन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो लाइक कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। मैंने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पर्टिकुलरली बोर्ड पे लिख के इसीलिए बताया है क्योंकि अगर मैं बिना लिखे इसको समझाता तो बहुत समय लगता, ये वीडियो बहुत बड़े बड़े हो जाते। ठीक है, तो नोट्स बनाइए अच्छे से। वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को, मुझे पता है। आप लोग लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए और उनको भी मोटिवेट करिए कि भाई पढ़ ले, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लंबा चलेगा, स्कूल नहीं खुलेंगे, पढ़ाई से बचत हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।